गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। उम्मीद करा हाँ सारे भाई राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक जो टॉपिक जो बातचीत अपनी रहती है उस विषय से थोड़ा सा हटके, यानी जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर आप बातें करते हैं उससे थोड़ा सा हटके आज की जो एक बातचीत है वो बातचीत एक प्रेरणादायक बातचीत है कि कैसे एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में धरातल से उठ के शिखर तक जा सकता है, कितनी वो मेहनत करता है, क्या कुछ उसके जीवन में कठिनाई आती है। मतलब एक मोटिवेशनल जो बात है, जो विषय है आज का, वो सब आज डिस्कस करेंगे। आप देखो, वैसे तो फ्रेम में देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज का मतलब विषय क्या है और कौन शख्सियत आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा अनीता कुंडू जी का। बेबे राम राम। राम राम भाई। नाम से पहचान गए अनीता कुंडू अपने भारत की ऐसी एकमात्र पर्वतारोही जिसने 3 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये भी एक रिकॉर्ड है। लोग तो मतलब एक बार जो चढ़ गया तो दोबारा नाम नहीं लिया करता, जान का खास बात है यार, क्यों उसकी कठिनाई का पता लग जाए कि कितनी मुश्किल वो यात्रा रहती है माउंट एवरेस्ट की। परंतु 3 बार, और 3 बार में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि एक बार नेपाल की तरफ से और एक बार चीन की तरफ से। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। एकमात्र ऐसी महिला जो 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। और इसके अलावा विश्व की जो 7 महाद्वीपों की चोटियां हैं उनमें से शायद 6 या 7 आपने कवर कर ली। वैसे तो 7 होगी भाई, लेकिन उसमें 1 घंटे से रह गई थी देनाली, जो अभी जाना था यूएस से, उत्तर अमेरिका की जो है। अब की बार कोरोना की वजह से वो मेरा अभियान फिर रह गया है, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से कोई भी फ्लाइटें नहीं जा रही, सभी कंपनियों ने सभी काम बंद कर दिए। तो आज की जो बातचीत है, कैसे एक आम किसान के घर में जन्म लेने के बाद इतनी ख्याति प्राप्त करना अपनी मेहनत के दम पे। ना कोई इस फील्ड में छोड़ो, किसी भी फील्ड में कोई ऐसा बैक नहीं था, कोई ऐसा मतलब गॉडफादर ग्रैंडफादर नहीं था जो पुश कर सके। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन और परिवार का सपोर्ट, जो सबसे ज़रूरी होता है हर चीज़ में। परिवार में सपोर्ट किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, हालात सबके अलग अलग होते हैं। किन हालातों से लड़कर इंसान आगे बढ़ता है, उन सब चीज़ों के ऊपर आज की बातचीत करेंगे। जो आज की बातचीत का विषय ही अपना यही है कि मेहनत ज़िंदगी में कितनी काम आती है। किस्मत और मेहनत 2 विषय, दोनों साथ साथ, 2 चीज़ें हैं, दोनों साथ साथ चलती है, पैरेलल चलती है। कुछ किस्मत भी साथ देती है, परंतु किस्मत जब भी साथ देती है जब अपनी मेहनत 90% होती है किसी भी चीज़ के अंदर। अनीता बेबे, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। अनीता जी के विषय में बता दूं, गांव है अनीता जी का फरीदपुर, तहसील आपकी बरवाड़ा या उकलाना? उकलाना भाई। तहसील उकलाना और जिला हिसार। हरियाणा पुलिस में फिलहाल काम कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस में जो आपकी पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से, यानी इस फील्ड में आने से पहले, जो ये पहाड़ पर चढ़ने वाला काम है, इसमें आने से पहले ही आप हरियाणा पुलिस में थे जी। अच्छा नीता बेबे, न्यू बता, सबसे पहले तो गांव में रहे हो, किसान का परिवार में जन्म लिया है, जी भाई जी। कितनी मुश्किल देखी है बचपन में? अब तो भाई बहुत आधुनिकता आ गई है, मशीनों का जमाना आ गया है, घर घर में ट्रैक्टर हो गए हैं, घर घर में सुविधाएं हो गई है। बिल्कुल। और सबसे पहले काम किसान का बैलों का हल चलाना होता था। खेत में कसोले कसी का काम बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और तकरीबन अब तो बच्चों के पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। हर साधन उपलब्ध है। अब तो स्पोर्ट्स के लिए भी पता चल गया कि खेल भी कोई गेम हो है। जब भी खेला कर दे, करके पिटिया कर दे, यानी साड़ी सामनी तक में छुट्टी आया कर दे, तो कपास चुगनी आया कर दी, साड़ियां में छुट्टी आया कर दे, 2 छुट्टी आया कर दी, तो जब गेहूं काटा कर दे। तो बहुत हार्ड थी। दूसरा क्या थी, सुविधाएं नहीं थी इतनी, ना इतनी नॉलेज थी, बड़े बड़े लोग थे उस टाइम के हिसाब से, नहीं थी बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं थी। ना इतना मतलब टीवी के, घर में टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कूलर नहीं था घर में, फ्रिज नहीं था। कुछ टीवी एक गांव में कोई अगर तक केवल ऊपर बैठ कर सारा काम उसे देख के बिल्कुल एक टीवी हुआ करता। तो बहुत जो आज हम देख रहे हैं, आज जो बच्चों के सामने सुविधाएं हैं, आज जो बच्चे, आज का जो जमाना है उसको देखते हुए आज से हम
मैं बात करूँ सन 2000 से पहले की, हाँ, हाँ। तो आप खुद ही रियलाइज कीजिए क्या क्या सुविधाएं होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, बड़ा बहुत- मुश्किल टफ लाइफ होती है। अगर कोई प्रॉब्लम मतलब अगर कोई दिक्कत भी होगी तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं होता था, घर वालों को नॉलेज भी नहीं होती थी, तो बहुत सारी मुश्किलें। और खेती करने में इतना कहाँ मशीनीकरण थे कि इतनी खेती फास्ट कर हम पाते थे, या कोई नॉलेज भी नहीं थी कि खेती की जानकारी लेकर भी खेती की जा सकती साइकिल है। भी भाग अलग हो जाएगा। साइकिल भी किस अरे वो एटलस साइकिल मिला था वो देज में अंकल जिया ने, उसने कभी ताऊ चलांदा कभी काका, बच्चा तो आया नहीं करदा, मतलब वो मतलब बड़ा चाह आया करदा, बच्चा भी अगर उठा लेंदा नुकंदे तोड़ देगा, ये कर देगा, कहाँ साइकिल थप्पड़ लग गया कर दे साइकिल पे भी। क्या करते? तो सुविधाएं थी नहीं, बस ये था स्ट्रगल था घर में। सबसे बड़ी बात कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। चाचे ताऊ थे, उन्होंने बेचारे ने बरवाड़ा तक जाने तक की नॉलेज नहीं थी। नहीं जी, तो आप क्योंकि सोच सकते खेती का काम इतना होया करता है, जो आदमी इंसान अपने खेती में अपना मतलब पूरी जिंदगी पूरी मेहनत उड़े खप जाया करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परिवार में जब पढ़ा लिखा ना हो तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जानकारी होना। आज जानकारी कब होगी? जब हमारे पास कोई उपकरण होगा जानकारी के लिए। तो रेडियो वगैरह सुनते थे, रोहतक से आकाशवाणी आते थे, संपूर्ण अंकल को खूब सुना है। तो वो चीज हमारे पास होती थी। मेन चीज टीवी उस टाइम पे नहीं होते थे, टीवी से बहुत कुछ प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। सुनना एक अलग चीज है, प्रैक्टिकली देखना एक अलग चीज है। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई टीवी पे कोई ऐसा इंटरव्यू सुनते हैं, तो हम फिर उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो प्रैक्टिकली करने की भी कोशिश करता है इंसान। कोई न कोई ऐसा सीरियल देख सकता है जिससे मोटिवेशन मिल सकता है। तो इन चीजों का पता नहीं होता था कि ये भी कोई चीज है। सब टीवी का तो जमाना ऐसा है कि पहले तो एक चैनल हुआ करता था, सारा टाबर एंटीना लटके रहा करता। अरे अब तो वही बात, चैनल इतना है। बिल्कुल है भाई, कबूतर बैठ गया एंटीना पे, अरे 1 घंटा तक चढ़ चढ़ टीवी करा जा करदा, और सारे करके बाट देखा कर दे, तस्वीर आओगी, तस्वीर आओगी। अरे अब तो रिमोट का गला सारा सिस्टम चला है, कोई सिस्टम रहा नहीं। मतलब हर एजुकेशन से बच्चा टीवी के ऊपर कुछ भी देख सकता है। आज का दौर में यदि मैं ये कहूंगी, आज का जो दौर है उसमें बच्चे खुद नहीं कर रहे, सुविधाओं की कमी नहीं है, सुविधाएं सब कुछ पेरेंट्स देने में कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जहां भी कहीं मतलब ये करें कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, तो वहां बच्चों की कमी है, ना कि पेरेंट्स की कमी। बिल्कुल भी पेरेंट्स की कमी, पेरेंट्स की वहां ये मानती हूँ मैं, पेरेंट्स की गाइडलाइन की ये कमी है कि पेरेंट्स पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स ध्यान नहीं रख रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किस टाइम कहाँ था, घर पे इस टाइम क्यों नहीं आया। काम नहीं लगा रहे आज के, यानी वो टाइम जा लिया पहला सही माँ बाप बालक ने स्कूल में बाप पढ़ के छोटे मास्टर लोग छोटकार नहीं करते, काट दिए नहीं पढ़ा है। हाँ, ये भी हो गया आजकल। मतलब माँ बाप इमाती ज्यादा हो गए, बच्चे इमाती ज्यादा हो गई, सेफ ज्यादा रखने लगे। आंधी तूफान में जब तक हम आंधी तूफान पेड़ के तब तक नहीं लगेगा, तब तक पेड़ नहीं बनेगा, सही बात है, वो वहीं रह जाएगा। तो इसलिए आंधी तूफान लगना बहुत जरूरी है। मतलब वो बचपन जो पहला था, आपने देखा है, मैंने देखा, और माटी में खेला करते, जोड़ा में जाया करते, वो बचपन मतलब कहीं ना कहीं गुम हो गया। अभी अभाव नहीं रहा बच्चों के पास। मैं ये कहूंगी सबसे बड़ी बात, अनु भाई एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो मोबाइल है वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। वो एक ऐसा पिस्टल है कि वो बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देता है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती वो चलाना कैसे है। उसमें आज बच्चे, जितने भी बच्चे देख रही हूँ मैं, वो कहीं न कहीं गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं न कहीं गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उनको यूज़ नहीं करना आ रहा है कि उसका वो उपकरण बहुत अच्छा है, लेकिन उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। वो अपने फायदे के लिए यूज़ नहीं कर रहे, उसको नुकसान के लिए, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चीज़ हमें ललायत करती है, हम पॉजिटिव की तरफ बहुत मुश्किल पड़ते हैं। तो आज का जो दौर है उसमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज बच्चों को गाइडलाइन जो एक पेरेंट्स को भी देनी चाहिए, जहाँ तक टीचर की भी जिम्मेवारी है। और आज के बच्चों की भाई मैं तो ये कहूँगी पिटाई भी कम हुआ है, पिटाई होनी। मैं तो ये कहूँ 18 साल तक बच्चा का है नहीं, उठते बैठते थप्पड़ लागते रहने चाहिए, क्योंकि वो बहुत मास्टर इतने कुटे सरकारी स्कूल में दूर डर लग गया था, सुबह तो 2 चीज़ डर लग गया था, मास्टर की कुटाई इधर एक सुबह लाने वाला आया करते। भाई मैं तो मास्टर भी बहुत पिटी हूँ, माँ पे भी बहुत पिटी हूँ। अंकल ने तो देख मारा नहीं कभी, लेकिन मेरी माँ ने मैं बचपन जो अपना मतलब जिस संघर्ष में गुजरा, अभाव था हर चीज का, उसके बाद जो पढ़ाई का अपना सीन आया, सरकारी स्कूल से शुरुआत हुई पढ़ाई की या प्राइवेट से? भाई मेरी सारी शिक्षा सरकारी की रही है, सरकारी स्कूल में। मैं 5वीं क्लास तक मैंने गांव में की है, उसके बाद मैंने गुरुकुल खड़ से मेरी शिक्षा रही। अच्छा, 5वीं क्लास तक आप गांव फरीदपुर में पढ़ी। उसके बाद 5वीं से लेके 10वीं तक मैं गुरुकुल खड़ में, कन्या गुरुकुल खड़ में पढ़ी, बड़ा मशहूर है। और मैं कह रही हूँ कि हमारे
पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर गुरुकुलों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरुकुल के अंदर सबसे बड़ी चीज सुबह 4 बजे का उठना और हर रूटीन बढ़िया था, टाइम टेबल बढ़िया था। और जिस बच्चे के अंदर कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में जो सुबह उठ के पढ़ता है वो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, सुबह की शांति, यादाश्त बहुत ज्यादा होती है। और सुबह का 4 बजे का उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और गुरुकुल में एक टाइम टेबल और एक डिसिप्लिन होता था। आज ऐसी बात नहीं है भाई यूनिवर्सिटियां उस चीज को मैं वो नहीं कर रही, लेकिन बेस हमारा गुरुकुल से होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो, निरोगा शरीर हो और अच्छी आदतों का। जहाँ पे गुरुकुल का मतलब जहाँ पे एक बंद, उसमें कहते हैं मतलब एक डिसिप्लिन, ऐसा नियम ऐसे बनाए जाते हैं तो सब लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल, कोई उसमें वो नहीं थी कोताही भाई ये आप फॉलो नहीं करेंगे, उसमें जुर्माना भी लगता था अगर आप फॉलो नहीं करें। यानी कि बच्चे के ऊपर ये था कि आपने ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई बहाना नहीं। यानी गुरुकुल में सुविधाएं भी वो मिलती है जो बेसिक सी जो विद्यार्थी जीवन के लिए जरूरी होती है, एक विद्यार्थी जीवन के लिए जरूरी है। इसके अलावा कोई मतलब अलग से जो मॉडल अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपने विद्यार्थी जीवन में एक साई लाइफ की वो मिल गए तो क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे? या आपका सपना, जब तक हमारी जिंदगी में अभाव नहीं होगा, कमी नहीं होगी, तब हम उस चीज का महत्व नहीं समझ पाएंगे और ना हम स्ट्रगल करेंगे। तो महत्व तभी समझता आदमी जब अभाव, आज के बच्चों को हर चीज मिलती है, बाइक मिलता है, गाड़ी मिलती है, मोबाइल उनके हाथ में है, तो उनको सब कुछ हो गया, खाने को 2 टाइम उनको खाना मिल रहा है, पेरेंट्स उनके कपड़े धो रहे हैं और टाइम पे उनको, जब भी वो 8 बजे 9 बजे मम्मी उनको आराम से उठा रही है, सुबह अपना काम कर रही है, उनको बोल ही नहीं रही काम करने के लिए, तो उनको क्या जरूरत है करने के लिए, जब उनको जब ये चीज ऐशो आराम की लाइफ उनको मिल रही है। मतलब एक और टाइम भी जा लिया, वो भी दौर था एक कि देखो घर की सहन भी होया करती पहला, चाहे स्कूल में हो, मास्टर की हो, चाहे घर की हो, सहन होया करती। ये जो आजकल का यूथ है या बच्चे हैं, उनका सहन शक्ति भी थोड़ी सी कम हो रही है। सहन शक्ति ऐसे कम होगी ना, अब बच्चे पेरेंट्स को धमकी देने लगे और धमकी से पेरेंट्स डरने लगे, जो कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो कहेंगे हम मर जाएंगे। पेरेंट्स सोचते हैं कि 1-2 है, पता नहीं क्या हो गया। तो जब वो देखो, अगर बच्चा आपको ये चीज डरा रहा है ना, तो पेरेंट्स को नहीं डरना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना। कोई नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है और उस कमजोरी में पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर वो अपनी मन मर्जी के काम पेरेंट्स पे करवाना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मानना है, अगर बच्चा धमकी दे रहा है तो बच्चे को उस चीज को टैकल करो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन का मामला है। कल ने वो 20 साल के बाद एक बात और कहेगा कि मेरे माँ बाप ने उस टाइम पे मेरे को इस तरीके से गाइडलाइन नहीं किया। अगर गाइडलाइन किया होता तो आज मैं धक्के नहीं खा रहा होता, आज मैं ये काम, आज मेरे को ऑफिसर होता है, आज मेरे साथ के जो साथी हैं, आप जैसे साथियों को पास में देखते हैं तो कहते हैं मैं भी ऐसा काम कर रहा होता। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है और पेरेंट्स ने लाड करने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं करने चाहिए कि नुकसानदायक बिगड़ जाए। अच्छा, तो जहाँ तक आपकी शिक्षा की बात है, आपने गुरुकुल तक शिक्षा, गुरुकुल में 10वीं तक शिक्षा ली, उसके बाद फिर +1 +2 की दौड़ तय करी? मैंने +1 मैंने फिर यहीं सरकारी स्कूल गांव पावड़ा से की, और +2 मेरी रही, मेरी दादी जी हैं गांव शाहपुर से, और शाहपुर लुदास और गांव किरतान में मेरी +2 हुई। और वहाँ से फिर मैंने +2 के बाद फिर मैंने जाट कॉलेज में एडमिशन लिया, जाट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये मेरी वहाँ से जो आपने हरियाणा पुलिस की नौकरी मिली, ये मतलब उसी टाइम पढ़ते मिल गई थी बीए करते? जी, मैंने पढ़ते ग्रेजुएशन करते मैं ट्राई में थी, क्योंकि सबसे बड़ी एक हरियाणा पुलिस में जाने का वैसे सपना था कि ये था कि नौकरी मिल जाए, कौन सी मिल जाए? नहीं, मेरा ये था अनु भाई, अंकल जी जब मैं 12 साल की थी तो गुजर गए थे। अच्छा, पिताजी मतलब बचपन में ही? जी, पिताजी बचपन में गुजरे। और अंकल जी का सपना था, वो हमेशा मुझे जब खेत में लेके जाते थे, हर काम सिखाते थे बारीकी से। मैं शुरू से ही हर काम में इंटरेस्टिंग रही हूँ, चाहे वो पशुपालन का काम है, चाहे वो खेती बाड़ी का काम है, चाहे वो घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई, मतलब किचन का काम है। मैं हमेशा इंटरेस्टिंग रही हूँ हर काम में कि मुझे ये काम आना चाहिए, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब मैं फील करती हूँ कि मुझे ये काम आएगा, जो काम मैंने सीख लिया है, तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास हर इंसान में होता है। छोटा छोटा काम हम जब करते हैं ना, चेक करके उसको छोड़ दे, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपकी बॉडी के अंदर। आप फील करेंगे कि मैंने ये काम, मेरे को ये काम आता है। तो मेरे को शुरू से ही अंकल जी हमेशा कोई भी चीज़, जब मैंने पहली बार सब्जी बनानी सीखी थी, मैं आपको बता रही हूँ, वाइट छोले जो अपने चने हैं, वो मेरे को पता नहीं था ये भिगोने हैं। तो मैंने बिना भिगोए और नू डेगची में चढ़ा दिए, और एक पेंडा उसमें पानी का डालती गई, एक लाकड़ लगा दिया, खूब आग वाली, वो चने नहीं गले। तो अंकल और आंटी में थोड़ा सा ये डिफरेंट था। तो मम्मी ने तो देखा, डेगची फूक दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे मारे 2 जूत। और अंकल जी एक कटोरी उठा के लाए,
यहाँ से समझने को मिल रहा है। एक कटोरी उठा के ले आए और वो चने काचे पीले जिसे थे वो खाए। उन्होंने बोला, अरे वाह क्या बात है, मेरे बेटा ने कितने अच्छे बनाए हैं। मेरे को एक हौसला मिला, मोटिवेशन मिला। फिर मेरे को वो छोले खाने के बाद फिर मेरे को बताया कि कल इनको आज भी भिगोना रात को और कल इनको इस तरीके से बनाना। अगले दिन मैंने वही रेसिपी और वही चीज की और वो छोले तैयार किए। तो कोई भी काम अगर मैं करती थी तो अंकल जी मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे हौसला देते थे और मुझे बताते थे कि ये ऐसी बात नहीं, मैं मम्मी ने भी नहीं दिया। मम्मी ने मतलब दोनों की जरूरी है। वो पीटती थी, वो प्यार से सिखाते थे, तो बच्चे का बैलेंस बना रहता था। तो ये बैलेंस मतलब मेरी माँ सख्त थी और वास्तव में एक माँ का सख्त होना भी चाहिए। बाप का नरम होना चाहिए और माँ का सख्त होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों बैलेंस ने, वो छोटी उम्र में जैसे उस टाइम पे अंकल जी चले गए, एक मतलब परिवार का मुखिया अगर किसी का चला जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है परिवार के लिए। जी जी। तो उस दौर से फिर कैसे बाहर आए? उस दौर से ये था कि पापा का सपना था कि वो मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि मैं, कौन सा खेल पसंद था? मुझे बॉक्सिंग और कबड्डी में बहुत पसंद था। तो मेरे को बोलते थे जब मैं छोटी थी कि भाई बेटा आपने ये करना है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उन लड़कियों के लिए आप एक आवाज़ बने, उन लड़कियों के लिए जो समाज के अंदर अब देखते हैं बहुत सारे परिवारों में मतलब लड़कियों को हम पेरेंट्स पढ़ाते भी नहीं है। आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं, आज तो हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी पढ़े, बच्चे पढ़े, लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आज से अगर 2000 से पहले की हम बात करें तब लड़कियों का इतना नहीं था कि बल सभी लड़कियां पढ़े। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे, एडवांस दौर नहीं था कि लड़कियां भी लड़कियों को पढ़ाएं। ये सोचते थे कि अगले घर चली जाएगी, हमने इसकी पढ़ाई का फायदा क्या होगा। बहुत रेयर परिवार थे जो बच्चों को मतलब लड़कियों को खासकर पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजते। लेकिन अंकल जी का सपना ये था कि मैं कुछ न कुछ अलग करूं और इन लड़कियों के लिए हमेशा वो मुझे यही बोलते थे कि मैं नहीं चाहता कि अनीता बेटा तेरी शादी करूं, मैं चाहता हूँ कि तू बहुत सारी युवाओं की, बहुत सारी लड़कियों की आवाज़ बने, प्रेरणा बने। और ये उनका आशीर्वाद था। और उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स बॉक्सिंग कराना शुरू कर दिया था, खेत में ग्राउंड बना दिया था, मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अचानक ही जैसे मेरे वो सपने वो मतलब मैंने देखने लगी कि मैं अपने देश का तिरंगा लेके ओलंपिक में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेलूंगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने देश का नाम करूंगी। तो अचानक फिर अंकल जी बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो परिवार में फिर मतलब आपके अलावा अभी जो परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ। 3 बहन है, 1 भाई है और ज्वाइंट फैमिली थी अपनी। मौसी जी भी यही है और भैया थे, वो मौसी का लड़का हैंडीकैप थे, संदीप भाई, जो अभी IAS अफसर हैं दिल्ली के अंदर। और घर में जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई ताऊ जी को भी मतलब पढ़ाई। अच्छा, भाई है जो वो दोनों छोटे थे? हाँ छोटे, सभी मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उस टाइम पे अचानक से फिर जैसे ही अंकल जी एक्सपायर हुए उसके बाद मेरी 13 दिन के बाद परिवार में बातें चलने लगी, बड़ी लड़की है, शादी कर दी जाएगी। तो मेरी शादी के लिए बातचीत भी होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दबाव प्रेशर रहा 13 दिन के बाद, सारी रिश्तेदारी मतलब भाई क्यों ना लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना आदमी को, जब वो सपना बन जाता है ना एक बच्चे के दिमाग में, तो वो फिर इस सपने के लिए फाइट करना शुरू कर देता है। फिर ऊपर से मैं सोच रही पापा भी नहीं रहे और ऊपर से ये दबाव प्रेशर, एक जिंदगी क्या थी, कितने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, आज जनों के सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं सोचा कि आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक चीज सोच रही कि भाई ठीक है, वो शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मानसिक रूप से तो आपके साथ खड़े हैं, वो एक सपना तो देंगे मुझे। मैं लकी हूँ कि वो मुझे एक सपना देगी। तो जैसे ही मैंने वो फैमिली वालों ने मुझे बोला तो मैंने सभी को सम्मान के तरीके से बोला कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि लड़की ऐसा बोल रही है। हाँ, वही मैं बात कर रहा था। एक वो टाइम था, आज के टाइम से बहुत फर्क था कि बच्चा अगर परिवार के सामने अगर इस टाइप की आवाज उठाए तो थोड़ा सा मतलब वो असभ्य माना जाता था। बिल्कुल माना जाता था। एक खासकर लड़की, अगर लड़की बोले तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा बोलना जानती है और ये तो जरूर कुछ न कुछ मतलब गलत दिशा में जाएगी, ये अच्छा नहीं करेगी। और ये तो मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में बता रही हूँ। मतलब एक मैं समझ गया। अपने समाज के कमेंट क्या होते हैं, मतलब उनकी एक अलग सोच, अलग विचारधारा। वो मेरे लिए उस टाइम का जो पल था वो मेरे लिए बहुत मुसीबत और बहुत मुश्किल भरा था। और एक बच्चा 12 साल की थी मैं, 12 साल समझ भी कुछ नहीं होती, क्या समझ होती है। वो तो शुक्र है कि मैं एक मेरे ऐसे पिता थे जो एक पढ़े लिखे ना होकर के भी बहुत ज़्यादा मेच्योर थे,
मैं उनको कहूँ पढ़े लिखों से भी ज़्यादा उनकी अच्छी सोच मैं मानती हूँ कि वो लड़कियों को लेकर के इतना अच्छा सोचते थे कि वो लड़कियाँ फाइट करें, वो अपने आप को स्थापित करें, वो लड़ें, वो समाज का एक बहुत मजबूत हिस्सा है उनकी हमेशा ये सोच रही कि लड़कियाँ कभी भी लड़कों से कम नहीं होती। मतलब वो तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिला, जब मिला कम, को वो मुझे एक सपना जरूर देगी। तो उस सपने की बदौलत मैं अपने उन रिश्तेदारों को समझा पाई। जब अंकल जी गुजरे तब मेरी 12 साल की उम्र थी, तब मैंने छठी में ही थी, मतलब लास्ट ईयर था। तो तब उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि तो फिर जब आपने परिवार लगी बात कही भाई नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, मैं न्यू करना चाहूँ, तो फिर परिवार मान्य कुकर नहीं माने सभी ने। उस टाइम पे सब मतलब गुस्सा हो गया, अपने अपने घर चले गए और सभी ने अपना साथ छोड़ दिया। और फैमिली तब आई है जब मैंने मतलब हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली, तब भी नहीं आई। जब मैंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किया तब रिश्तेदारों का मुझे सहयोग मिला। उससे पहले सारे रिश्तेदार उससे पहले जिस चीज में जरूरत थी उस टाइम पे कोई नहीं खड़ा था। उससे पहले कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं, कोई। हाँ, उन्होंने एक चीज दी, उन्होंने जो नेगेटिव या जो भी थॉट दिए, मतलब वो थॉट मेरे काम आए कि वो चैलेंज जो मुझे देते थे भाई मैंने ये करके देखा, जो एक ताना हम गांव में बोल देते हैं कि भाई डांट मारना एक लड़की के लिए कि एक लड़की क्या कर सकती है, एक लड़की का क्या होता है, गांव में यही कहते हैं कि भाग जाएगी। बिल्कुल। और ये मैं ये कहती हूँ एक बच्चे के लिए, खासकर एक लड़की के लिए, और उस दौर में आज की लड़कियां तो क्या पता इस चीज़ को थोड़ा सा वो, लेकिन मैं कहूँगी आज भी इतना ही असरदायक है ये कि एक लड़की भाग जाए, बहुत बड़ी बात है ये। और बहुत ज़्यादा एक मतलब कि दिमाग के अंदर इतना असर डालती है कि सोच भी नहीं सकते कि अपने ही लोग हमें इस तरीके से देखते हैं। जो अपने जिसको आप मतलब ये सोचते हैं कि ये तो तेरा खुद गए, तेरा कुछ भला सोचा, अगर वो इसी मतलब घटिया बात कह देते सहन घड़ी, फिर उस दुख की घड़ी में बिल्कुल वो बड़ी मुश्किल हो जाए। तो उसके बाद फिर आप हरियाणा पुलिस आपने ज्वाइन करी 2008 में जी। तो उस टाइम मतलब परिवार के ना जो से भाई थे या मौसी थी या माँ थी, उन्होंने क्या कहा नहीं हरियाणा पुलिस की नौकरी को नहीं ठीक किया कुछ? जैसे माँ थी, माँ ने कभी नहीं कहा कि ये काम बुरा है। हम यहाँ से गांव में कुछ साल 1-2 साल खेती की, उसके बाद मैंने कहा कि हम हिसार सेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हम इतना खर्च, वहाँ दूध दाद बेच के हम पढ़ाई कर लेंगे अपनी। तो वहाँ फैमिली मैंने शिफ्ट कर दी थी हिसार में। उसके बाद ये माँ ने ये कभी काम नहीं कहा कि ये नौकरी बुरी है, ये काम बुरा। हमेशा एक ही बात कही भी कोई भी काम करो, कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन ठाला बैठना एक बुरी बात है। काम करना बहुत जरूरी है। और हाँ, समाज में था कि बहुत सारे लोगों ने कही भी, जो मेरे चाचे ताऊ है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, कोई मास्टर था, कोई कुछ था परिवार में, मतलब उन्होंने कहा कि पुलिस की भी कोई नौकरी है एक लड़की के लिए, रात को बाहर जाएगी। लेकिन जब मैंने वर्दी पहनी और मैंने प्राउड फील किया कि मैं आज किसी की सेवा करने के काबिल हो गई हूँ या मैं किसी की रक्षा कर सकती हूँ, आज मैं मेरी खुद की भी रक्षा कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार का जो मतलब कहते सिस्टम खड़ा हो गया उस टाइम पे, एक नौकरी मिलने के बाद बड़ा फर्क मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, मेहनत से एक जहाँ रास्ते भी नहीं मतलब दिखाई देते, वहां से भी अगर हम स्ट्रगल करें तो परमात्मा जरूर साथ देता है। और मेहनत, किस्मत कुछ भी नहीं होती, मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। तो परिवार में जब जैसे आपने मतलब पूरा हरियाणा पुलिस में जब आप लगे, तो किसका न्यू मानो कि किसकी सपोर्ट सबसे ज्यादा रही कि अपना हरियाणा पुलिस में एक कामयाब हुए आप जब लगे? भाई हरियाणा पुलिस में सबसे बड़ी सपोर्ट मैं आपको बता देती हूँ। उस टाइम पे दौर था सिफारिशों का। बिल्कुल। आज के दौर में सर्विस लगना कोई बड़ी बात नहीं है, आज पढ़ना है, खुद की मेहनत है। उस टाइम पे भाई आप चौटाला के खास हो, आप उड़ा के खास हो, पुराने खास हो, लेकिन एक लड़की के लिए नेताओं के पास जाना और अपना रोल नंबर देना और वो रास्ता निकालना। लेकिन मैं हमेशा थोड़ी सी दबंग रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सोचती थी कि मेरे को बस कोई भी चीज़ है वो मेहनत करके अचीव करनी है। तो मैं जहाँ मुझे अपना रोल नंबर दे के आना होता था मैं वहाँ दे के आती थी अपना। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बहुत ही अच्छे ऑफिसर रहे हैं यादव साहब, जो एसपी यहाँ होते थे हमारे हिसार में और अभी आईजी हैं फिलहाल। तो उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया जब मैंने भिवानी में भर्ती देखी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरी हाइट, मेरा फिजिकल सब कुछ देख के और उन्होंने देखते ही कहा कि उस दिन मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं इंटरव्यू देने गई। तो कहने लगे बेटा आप इतने डिप्रेशन में कैसे? मैंने उनको अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ बताई। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और मेरा
हरियाणा पुलिस में उन्होंने सिलेक्शन कर दिया। मतलब वो तो एक क्या है कि ऑफिसर एक काबिलियत को देख के, मतलब सबसे बड़ा हाथ है कि उसने उस टाइम पे देखा कि हाँ इसमें कुछ काबिलियत है, तभी उसने ये बात बोली आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम तक जब 2008 में आप लगे, आप ये जो अब गेम करते हो, जी गेम तो क्या है, एक खतरों का ही खेल है ये तो, जी जी। जो कर तो फिर इसमें उस टाइम तक मतलब स्टार्ट कर चुके थे नहीं? नहीं, मैंने 2009 में शुरू किया माउंट ट्रेनिंग, क्योंकि तो फिर नौकरी लायक कैसे न्यू को नहीं अंदर आमदन नौकरी करा फिर ये भाई इसमें केस मतलब कड़त नीत में आई नहीं, मैं देख कर मैं चढ़ना ही पड़ा है। आराम से तो मैं आज भी नहीं सोचती। अब तो सोचना ही नहीं था, अब तो वो कामयाबी भगवान की दया से आपकी उपलब्धि मेहनत से वो करने मिल के गई। बाद भी मैं ही सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया करूँ। एक्चुअली मेरी आदत शुरू से ही है भाई, मैंने नहीं लगा कर कि मैं 6 महीने में कुछ नया काम करूँ, मैं कुछ नया ऐसा वो चीज करूँ कि मैं मुझे वो चीज आनी चाहिए, मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल और नया काम में न्यू को नहीं मन मान दी कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ गया मैं कि मोर लायक जाऊँ। कभी कभी आता है कि मुझे, मैं ज्यादा दिन तक पुलिस की नौकरी के लिए नहीं बनी हूँ, मतलब कभी कभी फील होता है शायद परमात्मा कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी बात नहीं पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, बहुत सारे चैलेंज है, फिर भी मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं सर्विस के लिए शायद नहीं बनी हूँ, कुछ न कुछ। तो 2009 में किस तरह मन में आई मतलब ये चीज? उससे पहले मैं एक अच्छी इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाह रही थी बॉक्सिंग की, लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदली। सपना तो नहीं धूमिल हुआ, सपने बरकरार रहे, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैंने एक कुछ साथियों के साथ स्कूल टाइम में एक टूर किया था, एडवेंचर की एक्टिविटी देखी थी, और मैंने रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखे थे, तो कुछ साथी थे मेरे, उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इतनी मतलब नीचे गहरी खाई ऊपर से रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कह रहे ये कोई लड़कियों का काम नहीं होता, ना लड़कियां कर सकती। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जो काम ये बोल देते नहीं भाई ये काम लड़की नहीं कर सकती और ये लड़के, मैं उस चीज को लेती हूँ। तो फिर मैंने वहां से अपना माउंट ट्रेनिंग का सपना बनाया, और वहां से फिर मैंने अपने डीजी को लेटर लिखा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। उस टाइम डीजी दलाल होते थे, तो डीजी दलाल ने लेटर बनाया आईटीबीपी फोर्स को, मेरे को आईटीबीपी के साथ टाई अप कर दिया। अच्छा। और मैंने आईटीबीपी के साथ बेसिक एडवांस कोर्स की। आईटीबीपी का ये काम होता है उनके जो हमारी सेंटर की फोर्स होती है ना, हाँ। सेंटर की फोर्स का हर साल का, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में जॉब करते हैं, और वहाँ जितने भी जवान होते हैं सबका कंपलसरी होता है कि वो क्लाइंबिंग करें, क्योंकि जैसे हम क्लाइंबिंग करेंगे तभी तो हम इतनी हाइट पे रह पाएंगे लंबे समय तक। 6-6 महीने फौजी उस ग्लेशियर में रहते हैं, इतनी हाइट पे 18,000 की हाइट पे, किसके हाइट पे, वो तभी रह पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपने उससे ऊंची क्लाइंबिंग करकी होगी। तो इस वजह से आईटीबीपी या अदर फोर्स को कंपलसरी होता है, और वो उनका माउंटेन क्लाइंब का भी अलग से मतलब एक दल होता है, वो हर मतलब अपनी आईटीबीपी फोर्स के बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैंने अपने डीजी साहब को लिखा, डीजी साहब ने मुझे आईटीबीपी के साथ टाई अप किया, मैंने आईटीबीपी के साथ बहुत सारे अभियान किए। तो ये बात आपने स्टार्टिंग करी 2009 में करी थी, तो ये आईटीबीपी के साथ आप 9 में गए? मैं आईटीबीपी के लास्ट 9 में गई हूँ। 10, 11, 12 3 साल तक मैंने उनके साथ सभी कोर्स की। कौन से स्टेट में? मैंने लेह लद्दाख किया, मनाली किया, उत्तरकाशी किया, तो लगा मतलब उस टाइम पे आपने कुछ स्टार्टिंग जिस टाइम किया भाई मुश्किल है, आपने कभी लगा था? बिल्कुल मुश्किल है। 20-20 केजी वेट स्टार्टिंग से ही मतलब लगा के, क्योंकि छोटी सी बात है भाई, जब हम बड़द के बेड के ऊपर जुआ दे रहा तो बड़ा मुश्किल टाइम लग गए हैं। तो वही चीज़, हर चीज़ नई कोई भी सीखा तो स्टार्टिंग में जब इतना वेट लेके माउंटेन पे, अब मैं कुछ माउंटेन थोड़े, मैं तो +50 की रहने वाली हिसार में, इतनी गर्मी में समतल पे हम चलने वाले, और माउंटेन में चलना हो तो मुश्किलें तो आएगी, और माइनस टेम्परेचर हो, वहाँ -50 टेम्परेचर, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो 0 में नहीं गया। सबसे बड़ी बात, दूध दही का खाना जहाँ पे, वहाँ दूध में तो ब्लैक टी, ग्रीन टी, जो कभी देखी नहीं थी घर में, पता ही नहीं था बनती कैसे। और फिर नॉनवेज जैसा मतलब वहाँ पर वेज बहुत कम मिलता है। अगर आप अपने ही कंट्री की हम बात करें तो अगर माउंटेन में करें तो, क्योंकि वेज ले जाने में और नॉनवेज में, नॉनवेज तो आइस में अच्छे से रह जाता है लंबे समय तक, नॉनवेज तो वहाँ किसी चीज़ को मार के भी आदमी बना लेता है, लेकिन वेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ। जब आप गए तो वहाँ देख के उनको ये नहीं लगा लड़की और माउंटेनिंग? हाँ बिल्कुल लगा कि लड़की, मेरे साथ बहुत सारी आईटीबीपी की लड़कियां, एक दल बनाया गया। अच्छा। मैं आपको, मैंने अभी तक ये किसी इंटरव्यू में बताई भी नहीं। आईटीबीपी का एक दल बनाया गया, हरियाणा पुलिस की मैं अकेली लड़की थी जिसमें। अच्छा। और उस दल में लड़कियां जितनी भी थी आईटीबीपी की, वो मेरे बराबर की फिजिकल की नहीं थी। और 2012 में एक आईटीबीपी का एक्सपीडिशन जाना था एवरेस्ट के ऊपर। अच्छा। और उसमें गोल्डन जुबली बना रही थी आईटीबीपी। तो उसमें क्या हुआ कि एक माउंट स्टोपन हम क्लाइंब कर रहे थे,
उस टाइम पे उनकी लड़कियां स्तोपंथ नहीं क्लाइम कर पाई, मैंने स्तोपंथ क्लाइम किया और वो प्री माउंट एवरेस्ट अभियान था हमारा। तो उन्होंने लगा कि हमारी लड़कियां एवरेस्ट नहीं कर पाएगी और उन्होंने फिर क्या किया, उस अभियान को कैंसिल करके मतलब ज्वाइंट किया उन्होंने, लड़कियों को लेके गए आपकियों को, लेकिन उसमें से मेरा नाम कैंसिल कर दिया। क्योंकि उन्होंने इसलिए कर दिया अगर हरियाणा पुलिस की लड़की चढ़ गई तो हमारी तौहीन हो जाएगी, ये माउंटेन की फोर्स है, और क्योंकि फोर्सों का भी आपस में कंपटीशन होता है। तो उन्होंने मेरे को वहां से मतलब, लेकिन 2012 में उस अभियान का कैंसिल होते ही उन्हीं अफसरों ने मेरे को बहुत अच्छे अवार्ड दिए, बहुत अच्छी पोजीशन पे इनाम दिए, और उन्हीं अफसरों ने मुझे फेल किया। तो उस असफलता से मैंने 2013 में फिर खुद का प्लान बनाया कि मैं 2009 में जब आपने शुरुआत करी, नहीं पता था भाई इतना महंगा खेल है? बिल्कुल पता था, बहुत महंगा खेल है। ये भी पता था मैं एक आम परिवार की बेटी हूँ और इतना महंगा गेम नहीं चला पाऊंगी, ये भी पता था। लेकिन ये मेरा विश्वास था कि मैं इसको कर लूंगी जरूर, अगर मैं चलूंगी तो पैसे का बंदोबस्त भी मैं कर लूंगी। जब आप आईटीबीपी के साथ गए उस टाइम तो चलो सारा खर्चा डिपार्टमेंटल था। जब आपने पहली शुरुआत 2013 में करी है माउंट एवरेस्ट? 2013 में एवरेस्ट की किया मैंने। 2012 में आईटीबीपी के साथ एवरेस्ट करना कंपलसरी था, पैसे भी आ चुके थे सरकार की तरफ से। अच्छा। लेकिन आईटीबीपी ने वो अभियान कैंसिल कर दिया क्योंकि आपको पता है वो कंपटीशन के उसके चक्कर में होता है। तो उसके बाद फिर 2012 में आपने आईटीबीपी से अलग हो गए? 2012 से मैं वापस आई हरियाणा पुलिस में। जनवरी में हम प्रैक्टिस कर रहे थे माउंट एवरेस्ट की और अप्रैल में अभियान जाना था। आपने कहीं वैसे पर्सनल ट्रेनिंग भी ली इसकी? पर्सनल ट्रेनिंग मैंने उसके बाद ली। उसके 3 साल तक मैं आईटीबीपी के साथ अटैच रही। उसके बाद आईटीबीपी ने जब ये चीज कर दी और मैं हमारे ऑफिसरों के पास मैसेज भेज दिया, मुझे सजा भी दी गई। मुझे 1 महीने का पिट्ठू लग गया। अच्छा। हमारे अफसरों ने मेरी छुट्टी बंद कर दी और वजह यही कि वहाँ से लेटर आ गया, मैसेज आ गया कि भाई इनका फिजिकल अच्छा नहीं है, ये कर नहीं पाए, ये नहीं होया, वो नहीं होया। मतलब उन्होंने मोटिवेट करके ना और नेगेटिव पॉइंट भेज दिए। तो उसके बाद फिर मैंने उस चुनौती को पॉजिटिव ले लिया। मैंने कहा कि 2013 में तो मैंने ये अभियान करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, मैंने एवरेस्ट करनी ही करनी। तो उस टाइम पे आपको ये तो पता था कि अपने विभाग से तो मंजूरी लेनी पड़ती होगी, तो विभाग ने आसानी से दे दी? क्योंकि उनको जब 2012 में आप आईटीबीपी के साथ छोड़ के वापस आए और उनके पास वो लेटर आए कि भाई इसमें कमी थी, ये नहीं कर पाएगी, तो 2013 में आपने नहीं लगा कि डिपार्टमेंट का इसके बीच में रोड़ा ना बन जाए, तुम एवरेस्ट पे चढ़ेगी, छुट्टी ना मिला या कुछ भी परमिशन ना मिले? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच के चलती कि भाई मैं जो काम करने जा रही हूँ, हाँ बाधाएं आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। डिपार्टमेंट कई बार क्या है कि किसी अफसर को या चीज़ ना भी समझ में आए तो ये थोड़े कि वहाँ पर रास्ता बंद हो गया। जब मैं 2013 में करने गई तो मेरे एसपी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपकी तनख्वाह कटेगी। मैंने कहा कि आप कैसे भी कीजिए, आप मेरी तनख्वाह काट लीजिए, लेकिन मुझे जाना है, सीधी सी बात है, मैं करके आऊँगी। तो जब मैं गई तब बहुत सारे लोग में जब आप गए उस टाइम पे एस्टिमेटेड आपका मतलब कितना खर्चा आया इसके ऊपर? लगभग 30 लाख रुपए। 2013 में 30 लाख। कुछ लोन लिया, कुछ घर में जमीन मतलब अगर से कुछ अरेंजमेंट करके कुछ कोई डिपार्टमेंटल भी सहयोग मिला आपने उससे? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैंने सरकार की तरफ से अपनी सर्विस पे मैंने लोन लिया। उस पे सरकार की तरफ से कोई अपना जो हिसार की या आसपास की सामाजिक संस्थाएं? 2013 में मैं सारा 2013 में अभियान किया मैंने। 2015 में जो अभियान किया सारे मैंने अपने पर्सनली अपने उस पे किए। 2017 का जो चाइना साइड से अभियान किया उसमें मेरे गाँव मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरा सहयोग किया। लेकिन 2013 में मैं खुद अपने खर्चे पे अपने उस अभियान तो आपने न्यू लगा भाई हाँ इतने पैसे लगा के आप जान लग रहे हैं, तो उसका आपने न्यू अनुमान था भाई इतनी मुश्किल आवेगी माउंट एवरेस्ट पे? बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इतना बड़ा माउंटेन क्लाइंब करना, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जहाँ पर उसका मेरे पास इतना अनुभव नहीं था कि 8,848 का अनुभव मेरे पास नहीं था। हाँ, मैंने स्तोपंथ पीक क्लाइंब की थी, 7,200 है, लेकिन 7,200 से हम अगर बात करें 1600 मीटर और ऊपर तो 1600 मीटर कम नहीं हो। वहाँ माउंटेन पे 1 मीटर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 1600 मीटर का मेरे पास अनुभव नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, और दूसरा 2 महीने का एक्सपीरियंस, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप तो 2 महीने का पूरा बर्फ के ऊपर रहना है, बर्फ के ऊपर खाना बनाना है, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरे पास नहीं था। वो मेरा पहली बार इतना बड़ा अभियान था। तो आप 2013 में जब गए कितने थे आपकी टीम में? टोटल मेंबर कितने थे? हम टोटल मेंबर मेरी टीम में 12 मेंबर थे। हरियाणा से कितने थे? हरियाणा से थे मेरी टीम में टोटल 3 मेंबर हम हरियाणा से। 3 मेंबर थे।
तो जो पैसे दिए आपने हरियाणा सरकार को या भारत सरकार को या नेपाल सरकार को, किसको दिए अपने पैसे? वो जो फीस लगती है जो वो नेपाल सरकार को ही जाती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल सरकार में ही है, और नेपाल सरकार उसी का इनकम सोर्स है उनके पास, और इनकम सोर्स है भी नहीं। कितने दिन का टोटल आपका मतलब ये टूर रहा जब 2013 दो महीने का एक्सपीडिशन होता है एवरेस्ट का, 2 महीने का, पूरा 2 महीने का होता है। और उसके अंदर ये तो स्टार्टिंग में जब आपने मतलब 2 महीने का जो आपका वो टूर था, आपने शुरुआत करी, बेस कैंप में आप पहुंचे, तो बेस कैंप जो नीचे लेवल है, ग्राउंड लेवल है, उससे कितने ऊपर होता है आपका जो बेस कैंप? बेस कैंप होता है हमारा 17,500 की हाइट पे, 17,500। वो आसान होता है या वो सबसे मुश्किल दौर होता है या उसके बाद का दौर? एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग है, अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग भी वहां पर करते हैं, लेकिन वो ट्रैकिंग है 17,000 तक, लेकिन आगे क्लाइंबिंग है। ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग में ये फर्क हुआ है, डिफरेंट होता है। ट्रैकिंग एक नॉर्मल इंसान आप भी कर सकते हो, बैग उठाया, खाने पीने की चीजें रखी, वहां पर कोई टेक्निकल पार्ट नहीं होता। क्लाइंबिंग में आइस होती है, ट्रैकिंग में आइस नहीं होती। आस पास में पड़ी आइस, सॉफ्ट आइस होगी, क्या बात है, कोई खास बात, नॉर्मल आइस पड़ी कोई बात नहीं। लेकिन जो आगे की जो चढ़ाई है 17,500 से आगे एवरेस्ट का जो अभियान है और क्लाइंबिंग है जो, वो टेक्निकल है। वो आइस पे चलना, आइस पे कैरावास को कैसे क्रॉस करेंगे आप, कैसे आइस वॉल को क्लाइंब करेंगे, किस तरीके से कोई भूकंप, तूफान आ गया बर्फीला, उससे कैसे बचेंगे आप, कोई भूकंप आ गया उसमें कैसे आप इन सब की ट्रेनिंग आपने आईटीबीपी में मिली या जो आपने इसका बेसिक कोर्स किया उसमें मिली? मैं वो आईटीबीपी के साथ ही किया मैंने, बेसिक एडवांस भी, और भी बहुत सारे कोर्सेज और एक्सपीडिशन मैंने आईटीबीपी के साथ किए। उससे अलग मैंने प्राइवेट भी बहुत सारी जानकारियां ली, बहुत सारे कोर्स किए इससे संबंधित। आज भी मैं जानकारियां जो नई नई आधुनिक जानकारी आती रहती है वो मैं लेती रहती हूँ कि मैं माउंटेनियरिंग में और क्या नया, हम कैसे और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने साथियों को, कैसे हम टेक्निकल से टेक्निकल माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। 2013 में जब आपने शुरुआत करी उस टाइम पर न्यू भी है घर अंदर यार चीज खाने के लिए चलना था हाँ, मैं शुरू में लड्डू लेगी थी भाई बेस कैंप में। अच्छा। हाँ, वो लड्डू इतने टाइट हो गए, बर्फ फूट जाए, फिर मैं लड्डू नहीं भूखा, मैं उसके बाद कभी लड्डू नहीं लेगी, क्योंकि मेरा नहीं था। मैंने सोचा ये गूंद के लड्डू और भी खाए जाओगे, लेकिन ये नहीं पता था ये गूंद का लड्डू छाती में जम के और जानते ही मार देगा। अच्छा, क्योंकि घी अगर आप वहां पर खाएंगे तो वो तो फिर मतलब अब इतनी तापमान तो इतना टेम्परेचर है वो, अगर वहां घी खाएंगे तो आपको जमा देगा वो अंदर से। बेस कैंप में तापमान कितना हुआ है? बेस कैंप का तापमान -15 भी हो जाता है, -20 भी हो जाता है, कई बार वेदर बहुत ज्यादा खराब होगा -25 भी चला जाता है। मतलब सहन करने के लायक तो वो भी नहीं है बेस कैंप भी? बिल्कुल भी नहीं, -1 भी नहीं है सहन करने के लायक। अगर यहाँ -1 हो जाए, यहाँ तो मकान है, सुविधाएं हैं, अपने अनुसार हम चाय भी बना के पी सकते हैं, अपने अनुसार खा भी सकते हैं। वहाँ तो चाय क्या, पूरा महीना सुबह उठोगे आप ब्लैक टी, ग्रीन टी और या फिर ब्रेड खाने को मिलेगी। तो ग्राउंड लेवल से बेस कैंप तक कितने दिन में पहुंचे जो पहला आपका टूर था? जो हमारा वैसे पूरा एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है। हम काठमांडू जाते हैं, काठमांडू से हम लुकला एयरपोर्ट, जो विश्व का सबसे टफ एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट, सबसे डेंजरस, सीधी माउंटेन में ऐसे छोटी फ्लाइटें जाती हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस। यानी आप काठमांडू से उस एयरपोर्ट तक जाते हैं? काठमांडू से हम लुकला जाते हैं, 25 मिनट का रास्ता है छोटे एयर में, वहां से फिर हमारा ट्रैकिंग का रूट शुरू होता है। 15 दिन में हम बेस कैंप में पहुंचते हैं। तो आप जब स्टार्टिंग में ग्राउंड लेवल से चलते हो कितना सामान आप उठा के लेके चलते हो एक आदमी? हमारे पास 20 से 25 केजी वेट होता है, जिसमें अपने मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है सारे के सारे, खाने पीने का, मेडिसिन, हमारे कपड़े, हमारे शूज, सब कुछ उस सामान उसके अंदर। तो वहां से बेस कैंप तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है? 15 दिन का। अच्छा, वो जो 17,500 की दूरी है वो 15 दिन में कवर होगा? 15 दिन में कवर। तो बीच में मतलब रेस्ट दिन के चलो या रात में चलो? बीच में हमारी क्या होती है, हर डे की 8-8, 9-9 घंटे की क्लाइंबिंग होती है, ट्रैकिंग होती है। तो हम एक उससे स्टेप से चलते हैं तो दूसरे स्टेप तक हमारे 8-9 दिन अप डाउन, कभी ऊपर चढ़ गए, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऐसे नहीं होता कि भाई चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो कभी माउंटेन डीपली चले गए हम, कभी हम सीधे बदड़ा पर जुकर चढ़ा कर सीधे के सीधे चढ़ गए उसी के ऊपर। ना है। अब की बार मैं रमेश को लेके गई थी साथ में, देखा था मैंने, वीडियो देखी थी जहाज के अंदर। मैंने रमेश को मैं साथ में लेगी। रमेश हर बार कहता था ये नहीं बना, ये नहीं किया, ये कमी रहेगी, यो करें। अब की बार मैं रमेश को लेगी साथ में। रमेश चुसका भी नहीं वहां पे। उसके बाद आके ये कहना छोड़ गया कि ये नहीं किया, मन को नहीं लेके। सवेरे इतनी ठंड होती थी, ये सोचता था कि भाई कोई चाय दे जाए आगे। अच्छा, तो जो आपने बेस कैंप तक पहुंचने में इतने दिन का टाइम लग गया,
बीच में जो भी आपका खाना पीना का है वो आप खुद लेके जाओ हो या जिसमें आप पैसे जमा कराओ कंपनी में? जैसे बेस कैंप तक हम जाते हैं तो बेस कैंप तक क्या होता है कि छोटे छोटे लॉज बने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, ट्रैकर बहुत ज्यादा आते हैं। बेस कैंप उनके पास यही इनकम सोर्स है। तो बेस कैंप तक जाने की फीस लगती है अगर कोई? बिल्कुल लगती है। अप्रैल से मई का महीना जो होता है ये एक वहाँ जो लोग रह रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। उनके पास यही है कि लोग ट्रैकिंग पे आएंगे। पूरी साल का मतलब एक कहने का मतलब यही उनका काम का टाइम होता है। यही काम का टाइम होता है, तो वो छोटी छोटी व्यवस्था कर देते हैं, तो वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन हमारे जो हम क्लाइंबर हैं जो एक्सपीडिशन के जितने हैं, हम अपने कैंप और टेंट लगाते हैं। कैंप वगैरह वो हर बंदा अपना टेंट खुद लेके चलता है? बिल्कुल, उसको पैक करते हैं हम, एक उसमें फोल्ड करते हैं। और वो और खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो भी खुद का ही होता है? खाने पीने का वहाँ से जो भी वहाँ आसपास में छोटी छोटी मार्केट है तो वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। वहाँ मतलब बेस कैंप तक तो आप जो भी खाना नॉर्मल खा सकते हो थोड़ा बहुत? बिल्कुल, बेस कैंप में भी खा लेते हैं हम। बेस कैंप में भी स्टॉक करते हैं खाने का। बेस कैंप में फिर वहाँ जाने के बाद कितने दिन रुकते हो? बेस कैंप में हमारा जब तक एक्सपीडिशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, हाँ, बेस कैंप हमारा मेन हब होता है। हम जैसे बेस कैंप में पहुंच गए हैं, बेस कैंप में हम 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर हम इधर उधर ट्रैकिंग करते जाएंगे। अच्छा। बेस कैंप 17,500 पे है, कभी हम 19.5 पे जाएंगे, कभी हम 20.5 पे जाएंगे, फिर वापस नीचे बेस कैंप पे आएंगे। मतलब एक चढ़ चढ़ के देखो, चढ़ चढ़ के नीचे आएंगे ताकि हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी अच्छी बनी रहे, हमारी बॉडी एक्टिव रहे। उस तापमान के अनुसार वो ढल जाए 2-3 दिन के और माउंटेन का एक रूल है, जितना आप ऊपर जाके नीचे आओगे उतनी अच्छी नींद आएगी। अच्छा। हाँ, अगर आप वहीं कंटिन्यू पड़े रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। आपको डेली हिलना है, आपको डेली ट्रैकिंग करनी है। हाई एल्टीट्यूड में आपको जाना ही जाना है। आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो आप सही रहोगे। नहीं, अगर जैसे आप बेस कैंप से ऊपर जब चलते हो माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरफ, तो रास्ता तो सबके जाने का एक होगा या यूं है कि कौन से पासे को दिख गया? नहीं, रूट सभी का एक होता है, लेकिन कुछ रूट डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा टफ वो भी करना चाहते हैं, मतलब किसी ने टेक्निकल क्लाइंबिंग करनी है, किसी ने थोड़ा सा नॉर्मल सी करनी है। अच्छा। दो पास में 2-3 रूट होते हैं। अच्छा। जिसमें कुछ टेक्निकल वाले होते हैं और कुछ नॉर्मल वाले होते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मल पे जाते हैं जो पुराने क्लाइंबर है। जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो ये सोचूंगी मेरे पास कोई नया टास्क आए, मैं उसको सीखूं, तो उसको एक टेक्निकल पार्ट को हम चूज करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ। यानी इंसान पहली बार जाता तो नॉर्मल ही वो करा है, पहली बार जाएगा तो वो नॉर्मल, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। वो पहला नॉर्मल ही नहीं किया होगा तो वो टेक्निकल कैसे करेगा। तो बेस कैंप में रुकने के बाद फिर आपका अगला पड़ाव कौन सा होगा? बेस कैंप के बाद हम कैंप 1 जाते हैं। एक नाइट हम कैंप 1 सोते हैं। कितने दिन का रास्ता है बेस कैंप से कैंप 1 तक का? हम 8 घंटे में कैंप 1 पहुंचते हैं। अच्छा, वहाँ एक दिन फिर रुको? एक दिन खम्बू ग्लेशियर बोलते हैं इसको, क्रॉस करके हम जाते हैं। खम्बू ग्लेशियर में पीछे आपने सुना होगा 2016 में बहुत सारे शेरपा दब गए थे, 20-25 शेरपा एक ही जगह दब गए थे। वो एक ऐसा ग्लेशियर है पॉपकॉर्न की तरह है, जहाँ पर मतलब कभी भी स्लाइड कर सकता है वो। अच्छा। जब हम चलते हैं तो उसके नीचे से उतरना होता है। बड़े बड़े बर्फ के गोले हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से, तो वो पूरा बर्फ का गोला, इतना मकान, इतना बर्फ का गोला, उसके नीचे से आप जा रहे हैं, अभी नीचे खाई है, अगर वो दब गया तो दब गया, आपकी क्या औकात है। तो वो बहुत डेंजरस है। उसको पार करके हम कैंप 1 जाते हैं, एक नाइट सोते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं। अच्छा, कैंप 1 जाकर उठे वापस आ जाए, फिर हम एक दिन रेस्ट करेंगे। फिर वापस हम कैंप 1 जाएंगे, फिर हम कैंप 2 टच करेंगे, वापस हम कैंप 1 आगे सोएंगे। अच्छा। फिर बेस कैंप आ जाएंगे। अच्छा, कैंप 2 तक टच करके फिर वापस बेस कैंप आ जाएंगे। फिर हम 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर कैंप 1 जाएंगे, कैंप 2 जाएंगे, फिर हम कैंप 3 टच करेंगे, फिर वापस हम बेस कैंप आ जाएंगे अगले दिन। इस तरीके से हम जब तक जो एवरेस्ट का समिट का टाइम होता है वो 15 मई के बाद होता है। अच्छा। हम अप्रैल 1 महीना हम ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छे से उस वातावरण के अकॉर्डिंग बना पाए। कोई ऐसा भी है, मतलब आपने तो 3-4 साल जाके देख लिया, बस जो स्टार्टिंग में सीधा बेस कैंप गए, बेस कैंप के बाद आपका कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और सीधा वापस आया नहीं, मतलब सीधे अपने चोटी का लाया, फिर वो ऊपर से भी वापस नहीं आया, वहीं रह गया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये जरूरी है कि बेस कैंप तक को 3-4 बार वापस टच करना ही करना। प्रकृति कभी माफ नहीं करती। सॉरी शब्द माउंटेन की भाषा में नहीं। हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ ये की बात सिखाई जाती है, वही जिंदगी में मैं हमेशा स्टेज पे बोलती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मारता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। प्रकृति इतना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी टाइम लेती है 24 घंटे उस टेम्परेचर में ढलने का। किसी की बॉडी 48 घंटे लेती है, किसी की कितना ही लेती है, अलग अलग वो मतलब अलग अलग है। किसी की बिल्कुल डरती भी नहीं है। सभी की बॉडी माउंटेन के लिए नहीं बनी है। बहुत सारे क्लाइंबर देखे मैंने इंडिया के अंदर क्लाइंबर है ही नहीं, बहुत कम है ही नहीं। मतलब उनको वहां जाके कुछ न कुछ बीमार, तकलीफ, वहां तक घिसड़ के चले तो गए वो, लेकिन वापिस वो हेलीकॉप्टरों से आए हैं।
यानी मैं उसको क्लाइमर नहीं मानी, क्लाइमर मान रही, मैं उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डाल लिया, उन कम संसाधनों में आपने उस अभियान को सफल बना दिया, वो है आपका क्लाइंबिंग करना। तो 20 किलो वजन जो आप लेके जाते हो उसमें आपका राशन भी आ गया, आपके इंस्ट्रूमेंट भी आ गए, सब कुछ आ गए। जब आप बेस कैंप में रुक कर वापिस आते हो तो बेस कैंप तक तो नीचे से भी आपका कुछ सामान अगर खत्म हो जाता है, पहुंचने की सुविधा होगी? वो हेलीकॉप्टर के द्वारा आ जाता है, सिर्फ बेस कैंप तक ही बेस आता है? कैंप तक ही आता है सिर्फ। उसके बाद अगर आप क्योंकि बेस कैंप में इसलिए आ जाता है, अब हमने 2 महीने वहां रहना है, तब 2 महीने का राशन तो हमें चाहिए ना। अब 2 महीने का स्टॉक हम बेस कैंप में रखते हैं। तो फिर जब आप वापस जो आखिरी आपका मतलब पीक पॉइंट है वहाँ पे जो चोटी है, वहां तक चढ़ने की जो शुरुआत करते हो मतलब कैंप 3 से करते हो या? हम लास्ट सबमिट का मुझे ये हो गया कि मैंने 18 मई को सबमिट करना है, तो मैं 14 की रात को बेस कैंप से निकलूंगी। अच्छा। वो अपना अपना वो है, जो स्ट्रॉन्ग क्लाइमर है जैसे वो कैंप बेस कैंप से निकलते हैं, कैंप 2 डायरेक्ट जाते हैं, मतलब बीच में कैंप 1 को छोड़ कैंप 1 को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट मैं हमेशा कैंप 2 जाती हूँ। अच्छा कैंप 2 में मैं 2 नाइट रेस्ट करती हूँ। अच्छा। एक नाइट आज पहुंच गई हूँ, एक अगली नाइट पूरा डे रेस्ट करूंगी, और अगले दिन कैंप 3। तो रेस्ट जो आपका टेंट होता है वो मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कुछ वहाँ के टेम्परेचर को? टेंट हवा को कंट्रोल करता है, हवा ना उसमें घुसे, लेकिन जो हमारा स्लीपिंग बैग होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेंट से टेम्परेचर मेंटेन नहीं। मतलब ये है कि अगर सो जाए बंदा तो ये नहीं है कि मतलब वो कोई मतलब ठंड की वजह से किसी के साथ कोई ऐसा नहीं हो जाता बहुत बार। अच्छा। ठंड की वजह से हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी में इतनी कम वो मतलब प्रॉब्लम आ गई है तो आपकी ठंड कम स्लीपिंग बैग की बावजूद भी ये चीज हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाती है, इक्विपमेंट भी कई बार असफल हो जाता है।